हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे व स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग 4 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में है, यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो आज हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, पहले इसको समझते हैं है क्या। देखिए, ये है नीति निर्देशक तत्व। इसे नीति कहा गया, यानी कि जो पॉलिसीज है, यानी जो स्वतंत्रता के बाद सरकार जो पॉलिसीज बनाएगी, जो कानून बनाएगी जनता के लिए, वो कैसे होंगे, उनके लिए निर्देशन दिए गए हैं हमारे भारतीय संविधान में कि उन नीतियों को जो राज्य बनाएगा, राज्य द्वारा जो बनाया जाएगा, वो नीतियां इनसे निर्देश लें, इन स्टेट पॉलिसीज को ध्यान में रखकर बनाएं, ताकि क्या उसके जनता का कल्याण हो उसके। क्योंकि जो भारत राज्य है या भारत जो स्टेट है, वो क्या है, वो एक तरह से जन कल्याणकारी राज्य है। इसमें जनता का कल्याण आवश्यक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसीलिए इनको लाया गया। अब देखते हैं कि राज्य की नीति निर्देशकों की आवश्यकता क्यों पड़ी, जब हमारे पास मूल अधिकार रहे। तो देखिए, इसके पीछे की कहानी, इसके पीछे की कहानी है कि एक मूल अधिकारों की उपसमिति 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 के जो संवैधानिक अध्यक्ष थे बी एन राव, उन्होंने कहा कि जो मूल अधिकार हैं उनको दो भागों में बांटा जाए। क्योंकि अगर देखो, अगर क्योंकि मूल अधिकारों को इतना लंबा कर दिया जाएगा तो भारतीय संविधान था वो बहुत काफी लंबा हो जाएगा। जो मूल अधिकारों का भाग है वो काफी ज्यादा विस्तृत हो जाएगा। इसीलिए मूल अधिकारों की एक उपसमिति बनी, और उस उपसमिति के जो अध्यक्ष तो थे कृष्णाचार्य, गोपाल कृष्णाचार्य, और जो संवैधानिक उपाध्यक्ष थे वो थे बी एन राव। तो उन्होंने सलाह दी कि हम मूल अधिकारों के भागों को इतना बड़ा करने की बजाय हम मूल अधिकारों को दो भागों में बांट देते हैं, जिसमें से एक होगा वाद योग्य, एक होगा अवाद योग्य। तो देखिए, वाद योग्य वे हैं जो आज हमारे मूल अधिकार हैं। क्योंकि वाद योग्य से मतलब है जिसके हनन पर या जिसके छीनने पर हम उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। अवाद योग्य वे हैं जिनके छीनने पर या फिर जिनको अधिकार नहीं मिलने पर हम उनके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकते, उनको मांग नहीं सकते। यानी कि ये अवाद योग्य हैं, इनके ऊपर कोई भी वाद या कानूनी सहायता नहीं प्राप्त नहीं होगी इनके हनन पर। तो इसी प्रकार जो वाद योग्य हैं वो मूल अधिकार हैं, जो अवाद योग्य हैं उन्हीं को हम आज के डीपीएसपी कहते हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के नाम से जानते हैं। देखिए, ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि जो भारतीय संविधान था वो पहले ही काफी विस्तृत था और काफी लंबा था। इसलिए जो हमारे जो स्वतंत्रता के जो राष्ट्रीय प्रतिनिधि थे, जो संविधान के सलाहकार थे, उन्होंने एक अलग से भाग बनाया संविधान में, भाग 4, और उनको बताया गया कि ये ऐसे अधिकार होंगे जिनको राज्य अपनाएगा, जिस समय राज्य कानून व नीति का निर्माण करेगा तो इनको ध्यान में रखकर करेगा। तो ये इनकी कहानी थी जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज भारतीय संविधान के भाग 4 में आए। तो इसीलिए अब हम देखेंगे कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है डीपीएसपी,
वो भारतीय संविधान के किस भाग में आते हैं और किस अनुच्छेद में आती है। तो देखिए, जो डीपीएसपी वो भारतीय संविधान के भाग 4 में आते हैं और इसी के अंतर्गत जो अनुच्छेद है वो 36 से 37 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक, 51 तक डीपीएसपी के अंतर्गत अनुच्छेद आते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इनको याद किस प्रकार रखा जाएगा। प्रकृति हमने देख ली कि जो डीपीएसपी हैं उनकी प्रकृति कैसी है, यानी कि वो अवाद योग्य हैं, अधिशात्रीपूर्ण है, यानी कि नॉन इन्फोर्समेंट, यानी इसका मतलब हुआ कि हम उनको राज्य फोर्स के आधार पर या फिर कोई व्यक्ति या राज्य फोर्स के आधार पर उन्हें तय नहीं कर सकता है, उन्हें लागू नहीं कर सकता है। अवैध योग्य का मतलब है कि उनके खिलाफ हम उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो इसी के साथ देखिए, अब हम अनुच्छेद 36 से आगे याद करेंगे। अच्छा, अब समस्या ये होती है कि इन अनुच्छेदों को 36 से लेकर 51 तक याद कैसे करें। तो देखिए, मैं आपको इसका सिंपल तरीका बताऊंगा और कुछ बीच में ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप इसको याद रख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जल्दी जल्दी आर्टिकल्स याद करते हैं, क्योंकि एक छोटा भाग है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में मिल जाता है, तो इसलिए इसे याद करने का आसान तरीका देखेंगे हम। तो देखिए, आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा है। आप कहेंगे कि परिभाषा तो आर्टिकल 12 में थी। हाँ, जो मूल अधिकारों का सबसे पहला अनुच्छेद था आर्टिकल 12, उसके अंदर बताया गया था कि जो राज्य की परिभाषा है, राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, यानी राज्य कैसा है और राज्य के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। यहाँ बताया गया है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कि राज्य क्या क्या कर सकता है, जो राज्य के नीति निर्माण है वो कैसे कैसे लागू कर सकता है, इनके बारे में राज्य की परिभाषा दी गई है। तो इसी के साथ फिर उसके जो आर्टिकल 37 है, आर्टिकल 38 है, 39 है और इसी के साथ 39A है। देखिए, इसमें बताया गया है कि राज्य नीति निर्माण में डीपीएसपी को ध्यान में रखेगा, ये आर्टिकल 37 बताया गया है। 36 में देखिए राज्य की परिभाषा है और 37 में राज्य नीति निर्माण में डीपीएसपी को ध्यान में रखेगा। उसी के साथ जो 38 है और 39 है और 39A है। तो देखिए, 38 में बताया गया है कि राज्य कल्याणकारी होगा, क्योंकि देखिए राज्य का मूलतः काम क्या है, जनता का कल्याण करना, जनता की भलाई करना। तो 38 में बताया गया है कि राज्य कल्याणकारी होगा। 39 में बताया गया है कुछ नीति सिद्धांत, जैसे कि संपत्ति व अर्थव्यवस्था का केंद्रीकरण न हो, यह राज्य ध्यान रखेगा। यानी कि 39 में बताया गया है कि ऐसे नीति सिद्धांत जिसमें कि राज्य ध्यान रखेगा कि जो संपत्ति है भारत में और जो अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक संपत्ति है उसका केंद्रीकरण हो, यानी कुछ लोगों के पास केंद्र न रह के रह जाए, उसका समान वितरण हो, समान लोगों में संसाधनों का समान वितरण हो। तो इसी के साथ देखिए, अगर 39 में समान वितरण की बातें हैं, संपत्ति का केंद्रीकरण न होने की बातें हैं, तो यानी 39A है, उसमें क्या मिलेगा, वही समान न्याय। यानी अगर केंद्रीकरण नहीं करना तो हम क्या कर सकेंगे, हम कर सकेंगे समान न्याय देंगे सभी को व निःशुल्क
सहायता देंगे। राज्य पैसे प्रावधान करेगा कि समान न्याय व निःशुल्क सहायता प्रदान करे। इसी के साथ हमारे ये हो गए। और आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40 देखिए, अनुच्छेद 40 में बताया गया है ग्राम पंचायतों के प्रावधान है। ग्राम पंचायतों के प्रावधान देखिए, आप 36 से 51 तक कुछ आर्टिकल पढ़ेंगे तो माइंड कुछ तो बिना किसी ट्रिक के सीधा याद कर लेगा, कुछ आपको सीधे आ जाएंगे। क्योंकि देखिए मैंने भी ये जब याद किए थे अपने समय में, जब मैंने ऐसे याद किए थे, कुछ तो मैंने जो स्टार्टिंग की रीडिंग की या दूसरी रीडिंग की तीसरी रीडिंग की, तो कुछ आर्टिकल तो माइंड में अपने आप याद हो गए, अपने आप उनकी तस्वीर बन गई और वो याद हो गए। हमारे साथ सबके साथ ऐसा होता है कि हम जब पढ़ते हैं तो कुछ चीजें तो दिमाग तभी तुरंत याद कर लेता है, लेकिन कुछ चीजें दिमाग बार बार याद करने में भी याद नहीं करता है। तो उनका हमें क्या करना है, हमें उनकी ट्रिक्स बना लेनी है ताकि याद रह जाए। और ऐसा नहीं है कि ट्रिक्स हम अपनी बनाएं या जो भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि मेन मकसद है आपको याद करना, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को याद करना, उसको अपने अंदर समाहित करना, ज्ञान को लेना। ज्ञान चाहे किसी से मिले, ट्रिक चाहे किसी की हो किसी की नहीं हो, स्वयं बना सको स्वयं बना लो, आपको जो याद रहे वो ट्रिक अपनाओ। चाहे वो आपने बनाई हो, चाहे वह किसी टीचर की हो, मेरी हो, आपकी हो, किसी की भी हो, चाहे अच्छे टीचर की हो बुरे टीचर की हो, चाहे किसी बच्चे की हो, मेन मकसद हमारा है याद करना। तो जिस ट्रिक से आपको याद हो आप याद कर लीजिए, क्योंकि अच्छी चीजें जिससे जितनी जितनी ली जा सके उतने कम है, और किसी से भी ली जा सके ले लीजिए। तो इसी के साथ देखिए आगे हम देखेंगे, ये आप याद कर लीजिए। आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा है, और आर्टिकल 37 नीति निर्माण में राज्य क्या करेगा, डीपीएससी इसको ध्यान में रखकर बनाएगा। तथा 38 में बताया गया कि राज्य कल्याणकारी होगा। और 39 में कुछ ऐसे नीति सिद्धांत है जिसे बताया गया कि संपत्ति और अर्थव्यवस्था का केंद्रीकरण होगा, नहीं किया जाएगा राज्य द्वारा। ध्यान रखेगा राज्य ये कि केंद्रीकरण न हो। अगर देखिए केंद्रीकरण नहीं होगा तो फिर राज्य में क्या होगा, समानता होगी। तो हम क्या करेंगे 39 में समान न्याय व निःशुल्क सहायता देंगे। और इसी के साथ जो 40 है, 40 में क्या है, पंचायत ग्राम पंचायत के प्रावधान से। देखिए फिर आगे देखिए, मैंने जब याद किए थे तो ये स्टार्टिंग के जो ये 36 से 40 तक के थे, ये तो बिना किसी ट्रिक के सीधे याद हो गए थे। तो आप भी कोशिश कीजिए, शुरुआत की चीजें होती हैं वो दिमाग डायरेक्ट कैप्चर कर लेता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो दिमाग क्या करता है, आगे वाली जो चीजें है ज्यादा ओवरलोड के कारण, बर्डन के कारण जो आगे की चीजें है वो भूलना बंद कर देता है, भूलना शुरू कर देता है। तो अब हम देखेंगे कि आगे ट्रिक से याद कर सकते हैं। देखिए 41, 42, 43, इसका याद रखते हैं दमन से, दमन से। देखिए कैसे याद करेंगे, दमन से मतलब है कि कुछ दशाओं में राज्य जो कार्य है, कार्य करने व सार्वजनिक कार्य करने के अधिकार व सार्वजनिक सहायता के प्रावधान करेगा। अब याद रखते हैं कुछ ऐसी दशाएं जिसमें कुछ कार्य करने का अधिकार व सार्वजनिक सहायता के प्रावधान है इसके अंतर्गत। उसी के साथ जो आर्टिकल 42 है, आर्टिकल 40 में देखिए, ऐसी मनोदशा या फिर मातृत्व सहायता प्रदान करेगा राज्य, सहायता प्रदान की जाएगी राज्य द्वारा। मातृत्व सहायता से मतलब है यानी कि जो माताओं के जो प्रसूति के लिए, जो डिलीवरी के लिए जो छुट्टियां होती हैं, जो सहायता होती है, यानी कि उनको अच्छा पोषण देना राज्य का दायित्व होगा, राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उनका ध्यान रखना राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उनको सही समय पर छुट्टियां देना। ये सब की सब क्या होंगी, आर्टिकल 40 के थ्रू आएंगे कि मनोचेत या मनोदशा के अंतर्गत या
जो मातृत्व सहायता है वो राज्य प्रदान करेगा व्यक्तियों को। उसी के साथ जो 43 है, तो देखिए 43 में क्या होगा, निर्वाह योग्य वेतन दिया जाएगा। यानी कि कर्मचारियों को कम से कम इतना वेतन राज्य प्रदान करे ताकि उनका निर्वाह, उसके गुजारा, उसकी निर्वाह से मतलब गुजारा, यानी कि अच्छे से उनका कम से कम गुजारा हो, कितना वेतन दे। तो देखिए जो 43 है, 43 में ए है, 43 में बी है। अब देखिए अगर 43 में कर्मचारियों का वेतन से संबंधित प्रावधान है तो 41 ए और 41 बी में भी उसी प्रकार के कर्मचारियों के प्रावधान मिलेंगे। देख कैसे याद रख सकते हैं, देखो वेतन हमने दे दिया, लेकिन क्या वेतन देने से जो कर्मचारी उसमें जिन उद्योगों में काम कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं, तो क्या उन उद्योगों में उनकी भागीदारी नहीं है? काम कर रहे हैं तभी उद्योग चल रहे हैं, तो इसलिए उनकी भागीदारी का अधिकार है। यानी कि कर्मचारियों के उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी का अधिकार, भागीदारी। उसका बी में क्या मिलेगा? अच्छा भागीदारी हो गई। अब कल को कुछ समस्या आ जाए तो सभी के सभी कर्मचारी क्या कर सकें, सहकारी समिति बनाने का अधिकार हो तो अपनी समस्या सुलझा सकते हैं। तो सहकारी समिति का अधिकार, सहकारी समिति बनाने का अधिकार। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, पढ़ते रहिए निरंतर और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।